आज टीचिंग एप्टीट्यूड विषय को लेकर के मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। शिक्षण अभिरुचि को लेकर के मेरा ये वीडियो है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा जो आगे टीईटी की परीक्षा देने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षण से संबंधित जो भी परीक्षा होती है, बीएड की जो परीक्षा होती है और स्पेशली जो एनटीए नेट या यूजीसी नेट जिसे हम कहते हैं उसकी परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप ज़रूर इस पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं प्रारंभ से यहाँ पे इसे वर्णन कर रहा हूँ और आगे हम इसमें पूरी एक सीरीज चलाने की सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हमें इस विषय पर सीरीज चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली चीज जो आती है शिक्षण की अवधारणा। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक कारक शामिल हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान एवं कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। मतलब यह हुआ कि जो टीचिंग होती है शिक्षण के माध्यम से बहुत सारी चीजें इसके अंदर कंक्लूड होती हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण चीज होती है सीखने वाला, एक होती है सिखाने वाला और तीसरी चीज होती है पाठ्यक्रम। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जो सीखने वाला व्यक्ति है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के ज्ञान में यहां पर परिवर्तन होता है और उसके ज्ञान में आने वाला परिवर्तन, उसी को हम क्या कहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति। आगे हम देखते हैं कि शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया व शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। तो सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण को माना गया है। और दूसरी चीज जो हमें यहां पे समझनी है कि अर्थ शिक्षण का क्या होता है कि शिक्षा प्रदान करने की एक क्रिया, इस शब्द से ही स्पष्ट होता है शिक्षण एक क्रिया है, यानी ऐसी क्रिया जिसमें हम शिक्षा प्रदान करते हैं। और इसके अलावा शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करेंगे, सामान्य तौर से जो हम शिक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें हम इसका उपयोग करते हैं सिखाना के तौर पर या सीख देना के तौर पर। शिक्षा का विस्तृत एवं संकुचित अर्थ की अब हम बात करते हैं, क्योंकि शिक्षण हमने कहा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो पहले शिक्षा को जानना जरूरी है। तो शिक्षा जो है उसके दो अर्थ हैं। शिक्षा का एक विस्तृत अर्थ होता है और एक होता है संकुचित अर्थ। विस्तृत अर्थ का तात्पर्य यह होता है कि जहां पे हम डिटेल में शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा हमें कहां कहां किस किस तरीके से प्राप्त हो सकती है। और वहीं दूसरी ओर जब हम संकुचित की बात करते हैं तो वहां पे हम एक छोटे से दायरे के अंदर कुछ निश्चित उद्देश्य की शिक्षा की बात करते हैं, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। यहां पे कहा भी गया है कि विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जीवन भर सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, न कि केवल रटना और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना। तो यहां पे हम समझ सकते हैं दो चीजों का जिक्र हुआ है, औपचारिक और अनौपचारिक। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने अभी क्या कहा, औपचारिक का मतलब है हम एक शब्द औपचारिकता जानते हैं। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी फॉर्मल से बना हुआ है। फॉर्मल अर्थात जैसे स्कूल्स होते हैं, हमें सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के लिए प्रॉपरली हमें एडमिशन लेना पड़ता है, एक कोर्स वहां पे बनाया जाता है कि हमें कौन सा कोर्स करना है, कौन सी डिग्री लेनी है, उसके लिए एक ड्रेसअप होता है, एक करिकुलम होता है, कक्षाएं चलती हैं, तो हम सीखते हैं। तो इसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम जीवन में कहीं भी सीख लेते हैं। किसी कार्य को हम किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके सीख लेते हैं, किसी कार्य को हम किसी व्यक्ति से मोटिवेट होकर के सीख लेते हैं। तो ये होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो विस्तृत शिक्षा में विस्तृत अर्थ के रूप में जब शिक्षा की बात होती है तो ये सारी चीजें कंक्लूड होती है। लेकिन जब संकुचित की बात आएगी तो हम शिक्षण संस्था की बात करते हैं, किसी स्कूल की बात करते हैं, किसी संस्थान की बात करते हैं। इसके अलावा शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। अब विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, थोड़ा उनकी भाषा में समझ लेते हैं। रियांस कहते हैं कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। गेज कहते हैं शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका अर्थ दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। बीओ स्मिथ कहते हैं कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। तो ओवरऑल सबका यही कहना है कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है और शिक्षक के द्वारा सिखाने की प्रक्रिया, इस पूरे को हम समेकित रूप में जब कहते हैं तो उसे शिक्षण कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं शिक्षण की प्रक्रिया की या शिक्षण की प्रकृति की। नेचर ऑफ टीचिंग क्या है? तो शिक्षण की प्रकृति जो होती है वो सकारात्मक होती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है।
शिक्षण की प्रक्रिया विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसके गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, एक पॉजिटिव नेचर होता है शिक्षा का, और ये एक पूरी प्रोसेस इसकी रहती है, एक पूरी प्रक्रिया के तहत विद्यार्थी का शिक्षण कराया जाता है। और हमने कहा कि तीन चीजें यहां पे हम ध्यान रखते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीन पक्ष होते हैं व्यक्ति के शिक्षण के। तो इन तीनों तरीके से विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना कि शिक्षण का उद्देश्य है। और शिक्षक की भूमिका जो है क्रियात्मक पक्षों को क्या करती है, अभिप्रेरित करती है, क्योंकि टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे रोल होता है। और आगे हम बात करते हैं शिक्षण की जो प्रकृति है, उसे हम निम्न रूपों से समझ सकते हैं। पहली चीज तो यहां पे है शिक्षण कला एवं विज्ञान के रूप में। शिक्षण एक कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के भाव शिक्षण की प्रक्रिया को अपने हिसाब से अलग अलग आयाम प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति अलग तरीके से पढ़ाता है, कोई दूसरे तरीके से पढ़ाता है। तो इस तरीके से शिक्षा एक कला है, किंतु एक क्रमबद्धता शिक्षण के अंदर होती है। एक शिक्षा का उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के लिए एक योजना बनाई जाती है, उस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम क्या कहते हैं, शिक्षण एक विज्ञान है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, उन्होंने शिक्षा के बारे में ये चीज कही है। तो यहां पे शिक्षण को भी हम एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका मतलब यह होता है कि शिक्षण का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम के बीच में एक ऐसा संयोजन बनाया जाता है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक छात्र को कुछ चीज सिखाना चाहता है, जिसे हम अधिगम कहते हैं। और छात्र सीखता है, लर्निंग करता है, अधिगम करता है, और इससे जो पूरा उद्देश्य है इस प्रक्रिया का, वो पूर्ण होता है। इसलिए शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। तो हम जानते हैं शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र और जो शिक्षक है उनके बीच में एक इंटरेक्शन, एक अंतः क्रिया लगातार होती रहती है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचारात्मक से मतलब होता है रेमेडियल, एक वर्ड का यूज होता है, यानी कि छात्र यदि किसी चीज को सीखते सीखते किसी समस्या को महसूस कर रहा है, यानी कि किसी पाठ को, किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पे उपचारात्मक प्रक्रिया होती है, रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती हैं। छात्र को उस चीज को दोबारा से और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, अर्थात उसका उपचार किया जाता है। इसे शिक्षण की उपचारात्मक प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षण की विकासात्मक प्रक्रिया, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है, यानी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। छात्र के ज्ञान का लगातार विकास होता है। जैसे जैसे वो शिक्षण के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है, सम्मिलित होता है, तो धीरे धीरे उसका ज्ञान का स्तर बदलता जाता है। तो ये शिक्षण की विकासात्मक प्रक्रिया है। इसके अलावा शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। भाषा का बहुत बड़ा योगदान शिक्षण में है, क्योंकि जब हम शिक्षण करते हैं, जब हम लोग टीचिंग करते हैं, तो उस दौरान हमारी भाषा किस तरीके की है, हम क्या सरल भाषा में छात्र को समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, क्या हम उस भाषा का उपयोग कर पा रहे हैं जिस भाषा को छात्र बेहतर तरीके से समझता है। इसलिए शिक्षण भाषा पर भी निर्भर करता है। इसलिए शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया भी है। अब शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षण का जो निर्देशन होता है वो एक तार्किक प्रक्रिया के तहत होता है। शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित है और ये स्तर इस प्रकार से हैं। तो आप यदि एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी को कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, तो उनकी एक पाठ्यचर्या पहले निर्धारित की जाती है और एक विषय वस्तु निर्धारित किया जाता है। तो आप उसका पहले विश्लेषण करते हैं और तार्किक आधार पर करते हैं कि छात्र के लिए क्या ये विषय वस्तु सही रहेगी, क्या वो इन चीजों को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया, इसका जो प्रारूप है वो 6 स्तरों पर होता है, जो कि तार्किक प्रक्रिया के तहत होता है, क्योंकि लॉजिकल तरीके से ही हम चीजों को देखते हैं, क्या छात्र इस चीज को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो इसमें पहली चीज आती है अन्वेषण, जिसे हम एक्सप्लोर कहते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट इसे एक्सप्लोर कर पाएगा। तो स्टूडेंट कैसे एक्सप्लोर करेगा, तो हम शिक्षण के दौरान उस टॉपिक को पहले एक्सप्लोर करते हैं, उसके विभिन्न आयामों की बात वहां पे कक्षा में करते हैं। उसके बाद हम संलग्नता,
दूसरा जो यहाँ पे बिंदु आता है जिसे हम इंगेज कहते हैं, यानी छात्र क्या हमारी विषय वस्तु में इंगेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जो हमने पाठ्यचर्या उसके लिए बनाई हुई है, जो करिकुलम बनाया है, जो सिलेबस बनाया हुआ है और जो कंटेंट हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसका छात्र को लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो ये संलग्नता है, ये इससे पता लगेगा कि छात्र उसमें कितना इन्वॉल्व है, छात्र कितना ज्यादा रुचि ले रहा है उस पाठ्यक्रम में, या आपकी जो प्रक्रिया आपने बनाई हुई है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वो कितना जवाब दे पा रहा है और कितना वो अपनी रुचि को प्रकट कर पा रहा है। अगला है विस्तृत या विस्तार, एक्सटेंड जिसे हम कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जब किसी टॉपिक के बारे में हम लोग छात्र से बात करते हैं तो पहले हम उसको सरल तरीके से बहुत छोटे रूप में उस चीज की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसका विस्तार करते हैं और उसके विभिन्न भागों की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं कि हम छात्रों को टेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, काल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम उनसे टेंस की बातें करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम विषय का विस्तार करेंगे तो फिर हम उनसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, फिर उसका और विस्तार करके उनके विभिन्न भागों की हम वहां पे बात करते रहेंगे। तो ये एक तरीका है विषय का विस्तार करना। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, जिस तरीके से हमने एक टॉपिक के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार किया, विभिन्न भागों के बारे में छात्रों को विस्तार की प्रक्रिया में बताया, अब हम उनकी व्याख्या करके छात्रों को उस विषय को समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन की प्रक्रिया इसके बाद यहां पे आती है। और जब हम छात्र को ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, एक कक्षा के दौरान, शिक्षण के दौरान हम ये चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, तो उसके बाद प्रश्न आता है मूल्यांकन का। तो जैसे ही हम पढ़ाते हैं उसके बाद उस पढ़ाई हुई विषय वस्तु से हम छात्र से कुछ प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं कि जो हमने पढ़ाया क्या छात्र उस चीज को समझ पाया या नहीं समझ पाया। तो ये प्रक्रिया यहां पे होती है जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन। हर कक्षा के अंत में भी मूल्यांकन होता है। इसके अलावा एक नियमित अंतराल पर लगातार मूल्यांकन चलता रहता है। और जैसा हम लोग जानते हैं हमारी जो मूल्यांकन की जो प्रणाली है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करती है। एक कक्षा से लेकर के हर सप्ताह, हर महीने और हर पूरे वर्ष भर का एक रिकॉर्ड यहाँ पे बनता है। तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। और उसके बाद स्टैंडर्ड मानकों की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो छात्र का हमने मूल्यांकन किया है, क्या उस मूल्यांकन में उसकी जो उपलब्धियां आई हैं या जो उसकी अचीवमेंट्स है या जो उसने अपने प्रदर्शन को दिखाया है, क्या वो मानकों के अनुरूप है या नहीं है। और क्या ऐसे मानक होने चाहिए जहां पर हम ये मान लें कि हमारा शिक्षण सफल हो गया। एक छात्र सब कुछ तो उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन कम से कम एक मानक हमें रखना पड़ता है कि हमारे शिक्षण के द्वारा छात्र एक मिनिमम लर्निंग आउटपुट ले पाएगा, जिसे हम MLL के रूप में भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे विस्तार करेंगे कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कम से कम छात्र इतना तो समझ ही जाएगा। ये हमारे मानक होते हैं। और इसी कारण हम लोग जानते हैं जब परीक्षा होती है तो एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है कि 33% अंकों के बाद ही आप पास होंगे, या अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग नियम होते हैं। तो इस तरीके से ये शिक्षण निर्देशन की पूरी एक तार्किक प्रक्रिया काम करती है। तो ये विषय यहाँ पे आज पूर्ण होता है। इससे आगे के टॉपिक्स को हम आगे आपके सामने लाएंगे। आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज अच्छी लगी हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि चैनल पे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ये पूरी एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो प्लेलिस्ट को आप जब फॉलो करेंगे तो इससे संबंधित जो भी वीडियो आएगा वो आसानी से आप तक उपलब्ध हो पाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। कुछ सुझाव, कुछ प्रश्न आपके मन में हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।